नमस्कार, स्वागत है आपका जीजे हिंदी टॉपर्स में। आज हम जो है अलंकार की चर्चा करेंगे। आज की हमारी कक्षा का विषय है अलंकार। ठीक है, पहले हम अलंकार का जो है अर्थ जान लेते हैं। अलंकार शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और का। देखिए, हम अलंकार अलंकार करते हैं, न की ध्वनि निकालते हैं, जबकि होती ये म की ध्वनि है। तो ये हमें याद रखना चाहिए। अलंकार जो है इसका शाब्दिक अर्थ यानी इस शब्द का अर्थ है आभूषण। आभूषण गहने को बोलते हैं, ज्वेलरी को बोलते हैं जो हम पहनते हैं। अब देखिए, जिस प्रकार स्त्री की शोभा सुंदरता, एक उसकी शोभा या सुंदरता आभूषण से बढ़ जाती है। कोई औरत है जिसने आभूषण पहने तो वो और ज्यादा सुंदर लगने लगती है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। उसी प्रकार काव्य बोलते हैं कविता को। ठीक है, काव्य की शोभा अलंकार से होती है। काव्य की सुंदरता अलंकार से होती है। जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वही अलंकार कहलाता है। अब देखिए, कोई औरत है, उसने तो गहने पहन लिए, लेकिन कविता में अलंकार का क्या मतलब है? कविता में अलंकार का मतलब होता है शब्द रूपी गहना, शब्द रूपी आभूषण। यानी ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाए कि कविता सुंदर बन जाए, अट्रैक्टिव बन जाए, आकर्षक बन जाए, पढ़ने वाले को अपनी ओर खींचे। तो यही जो है कविता की सुंदरता होती है। इसलिए हम कविता में अलंकार का मतलब होता है शब्द रूपी गहना, जिसके उपयोग से कविता का जो है कविता की सुंदरता बढ़ जाए, उसमें आकर्षण आ जाए। अब हिंदी में जो है अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये 9th का टॉपिक है, आप 9वीं कक्षा में ऑलरेडी पढ़ चुकी हो। हम जो है अर्थालंकार पढ़ेंगे, जो हमारे हिंदी ए कोर्स कक्षा 10वीं में लगे हुए हैं, यही पाठ्यक्रम में है। अब जो है अर्थालंकार क्या होते हैं वो जान लेते हैं। देखिए, अर्थालंकार जो है, देखिए नाम से ही स्पष्ट है ना, ऐसे अलंकार जिनमें अर्थ पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। ठीक है, 9वीं कक्षा में पढ़े थे शब्दालंकार, तो शब्द की बनावट पर हमने देखा था। यहाँ पर हम शब्दों के अर्थ को देखेंगे, जिससे कविता की सुंदरता बढ़ रही है। अब परिभाषा देखेंगे। अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनके अर्थ से कविता में चमत्कार आ जाए, कविता की सुंदरता बढ़ जाए, वही अर्थालंकार होते हैं। इस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि की जाती है। यानी अर्थ के द्वारा कविता की सुंदरता को बढ़ाया जाता है। अर्थालंकार बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम यहाँ बहुत सारे नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ वही करेंगे जो हमारे कक्षा 10वीं हिंदी ए कोर्स सीबीएसई में लगे हुए हैं। वो 5 अर्थालंकार हैं। देखिए, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार। हम यही पढ़ेंगे क्योंकि यही पाठ्यक्रम में, इससे ज्यादा हम नहीं पढ़ने वाले। पहला अलंकार हमारा है उपमा अलंकार। देखिए, उपमा अलंकार, उपमा का अर्थ होता है ना उदाहरण देना, एग्जाम्पल देना, उसको हम बोलते हैं उपमा। ये आपने याद रखना है। अगर ये आपके दिमाग में बैठ गया ना, उपमा का मतलब होता है उदाहरण देना, एग्जाम्पल देना, तो फिर बात सेट हो गई है इसका मतलब। अब देखिए, उपमा अलंकार की परिभाषा क्या कहती है? जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत समानता गुण है कि कोई भी गुण हो सकता है जो सिमिलर हो, किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है। देखिए, दो वस्तु है, कोई वस्तु या प्राणी मान लो, एक है नॉर्मल साधारण और एक है प्रसिद्ध। ठीक है, दोनों में कोई गुण है जो समान है, यानी इसके जैसा गुण इसमें भी है। अब दोनों का जो है हम क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन हम कर रहे हैं, यानी इसके गुण की तुलना इससे कर रहे हैं। कोई एक साधारण व्यक्ति या वस्तु है, उसके गुण की तुलना हम किसी प्रसिद्ध जो है व्यक्ति या वस्तु से करेंगे, उसी को हम उपमा अलंकार कहते हैं। मतलब किसी का गुण बताने के लिए कि भाई ये तो बहुत अच्छी है, तो हमने किसी का एग्जाम्पल दे दिया, किसी का उदाहरण दे दिया कि ये तो महात्मा गांधी से भी सच्चा व्यक्ति है। तो सच्चाई एक गुण था, तो हमने महात्मा गांधी का उसका एग्जाम्पल दे दिया, उपमा दे दी। एग्जाम्पल माने उपमा, यही होता है उपमा अलंकार।
तुलना करते हुए, तुलना करने के लिए एग्जाम्पल दे देना, उदाहरण दे देना। अब देखिए यहाँ पर एक उदाहरण है, चांद सा सुंदर मुख। अब किसी का मुख है वो बहुत ही सुंदर है, ठीक है, तो उसकी तुलना करने के लिए चांद का उदाहरण दे दिया कि देखो चांद जैसा सुंदर मुख है ये, ठीक है, चेहरा जो है चांद जैसा सुंदर है। अब उपमा के 4 अंग हैं, यानी उसके 4 तत्व हैं, वो हम देखेंगे। पहला है उपमेय। अब ये उपमेय क्या होता है वो देखिए, वह वस्तु या प्राणी जिसकी उपमा दी जाए अथवा काव्य में जिसका वर्णन अपेक्षित हो, अपेक्षित यानी कंपल्सरी हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे मुख उपमेय है। उपमेय, अब हम फिर से एग्जाम्पल पर जाएंगे, भाई जिसकी तुलना करनी है, ठीक है, जिसके गुण की तुलना हमें किसी प्रसिद्ध से करनी, यानी नॉर्मल वाला, साधारण कोई व्यक्ति वस्तु, ठीक है, इसको हम बोलेंगे उपमेय, ये याद रखेंगे। और जिससे तुलना की जा रही है, जो प्रसिद्ध वाला है, वो होता है उपमान, ये भी आपको याद रखना है। इसे याद कीजिए, जो साधारण है यानी जिसकी तुलना कर रहे हैं वो उपमेय, और जिससे कर रहे हैं वो है उपमान। उपमान का मतलब ये एग्जाम्पल है ना, यानी जिसका एग्जाम्पल दे रहे हैं वो उपमान हो गया। जैसे मैंने महात्मा गांधी का दिया तो महात्मा गांधी उपमान हो गए, ठीक है, और किसी व्यक्ति का दिया था तो व्यक्ति हो गया उपमेय। ये आपको 2 चीजें याद रखनी है। अब देखिए उपमान, वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिसके साथ उपमेय की तुलना की जाए, भाई किसी प्रसिद्ध से हम गुण की तुलना कर रहे हैं उसको कहते हैं उपमान। जैसे यहाँ पर चांद जो है उपमान है, याद रखिए जिसका एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, जो प्रसिद्ध है वो उपमान और जो साधारण वाला है वो उपमेय। ऐसे याद करेंगे तो आपको याद रहेगा। अब देखिए साधारण धर्म क्या होता है। साधारण धर्म उपमेय तथा उपमान में पाया जाने वाला परस्पर समान गुण, मतलब किस गुण की वजह से हम दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। यहाँ पे सुंदरता था ना, चांद सा सुंदर मुख, तो वो जो सुंदर गुण है ना, जो चांद में भी है और मुख में भी है, तो ये हो गया साधारण धर्म, इसे बोलते हैं साधारण धर्म। फिर होता है इसका चौथा तत्व उपमा का वाचक शब्द। वाचक शब्द तुलना करने वाला शब्द, जिससे हमें पता चले कि हाँ दोनों में दोनों की तुलना की जा रही, कंपैरिजन किया जा रहा है दोनों का। देखिए जिस शब्द विशेष से समानता या उपमा का बोध होता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। यहाँ पर क्या था, सा, चांद, ठीक है, सा सुंदर मुख। मुख क्या हो गया हमारा, उपमेय, ठीक है, इसकी तुलना करेंगे। चांद क्या हो गया हमारा, उपमान, इसका हमने एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। सुंदर हो गया गुण, जिसकी वजह से तुलना करेंगे, हो गया साधारण धर्म। और सा क्या है, तुलना कर, भाई सा नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा, चांद समान हो गया ना, यहाँ पे क्या मतलब हो गया, चांद समान सुंदर मुख, अगर सा ही नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा। तो ये सा तुलना वाला शब्द है, ये हो गया सातवाचक शब्द। ये 4 चीजें याद रखिए आप। यहाँ पर फिर से एक बार और देख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। चांद है उपमान, जिसका हमने एग्जाम्पल दिया है। उपमेय, जिसकी तुलना कर रहे हैं चांद के साथ, वो है उपमेय। दोनों में कॉमन क्या है, क्या गुण है, साधारण धर्म यानी सुंदरता। वाचक शब्द जिससे पता चल रहा है कि तुलना हो रही है, वो हो गया हमारा सा। अब देखिए इसकी पहचान क्या है, हम कैसे पहचानेंगे। कभी कभी हमें कविताओं के अर्थ नहीं समझ में आते, ये तो मैंने आपको बता दिया तो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन एग्जाम में पेपर में कविता आ गई, पंक्तियां आ गई, आपको अर्थ नहीं समझ में आ रहा तो आप कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर ट्रिक लेंगे। इसकी पहचान क्या है, आपको काव्य की पंक्तियों में, कविता की पंक्तियों में सम, सी, सा, सरिस, ये 4 में से कोई ना कोई शब्द देखने के लिए जरूर मिलेगा, ठीक है। पेपर में इसी तरह के प्रश्न आते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें ये सब नहीं होता लेकिन उसका स्तर जो है बहुत ज्यादा होता है, ऐसे आपके पेपर में नहीं आते। आपको बस इसी पे फोकस करना है, ध्यान इसी पे केंद्रित कीजिए। सा, सी, सम, सरिस,
ये उपमा अलंकार की पहचान है बस। अब देखिए यहाँ पर भी एक मैं उदाहरण और बता देती हूँ। देखिए, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की ढेरी थी। अब देखिए, फूल क्या है? हमारा उपमान, जिसका हमने उदाहरण दिया है, और कंपैरिजन किसका कर रहे हैं? बच्ची का, तो ये हो गया उपमा। गुण क्या है? कोमल, ठीक है, साधारण धर्म हो गया। और तुलना कैसे कर रहे हैं? सी लगाकर। तो आप देखना, ये सी जहाँ पे आ जाए, सा सी सम, वो उपमा अलंकार है। यहाँ पे देखिए दूसरे में भी आ गया, अरविंद से, अच्छा से भी आ जाता है कई बार, ये भी ध्यान रख लेना। अरविंद से शिशुवृंद, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। ये इस तरह की पंक्तियां आपको आएंगी, और मुझे लगता है अब समझ आ गया होगा। अब चलती है रूपक अलंकार, क्योंकि रूपक और उपमा में थोड़ा सा ही अंतर है। अब रूपक अलंकार की परिभाषा जो है, ये रहा रूपक अलंकार। इसकी परिभाषा कहती है, जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। यहाँ रूपक अलंकार की स्पेलिंग गलत है, रूपक में बड़ा ऊ आएगा ऐसे, ठीक है, और ये छोटा ऊ मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ये गलत है, ये वाली करेक्ट है, ये आप याद रखिए। अब ये क्या कह रहे हैं? उपमेय और उपमान का अभेद आरोप। अभेद का मतलब होता है दोनों में अंतर ना करना, ठीक है, दोनों में अंतर ना करना, दोनों को एक ही रूप मान लो, एक ही चीज मान लो दोनों को, ठीक है, डिफरेंस ना आप करो। अब ये कैसे पता चलेगा? देखिए, और इसमें जो है वाचक शब्द भी नहीं होता, सा सी सम नहीं होते इसमें। अब हम एक उदाहरण देख लेते हैं ताकि हमें जल्दी से ये समझ में आ जाए। उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। अब यहाँ पर है ये रहा चंद्र खिलौना, ठीक है। अब इसमें उपमेय क्या हो गया? खिलौना, इसकी तुलना है, तुलना मतलब इसी के लिए हम करेंगे ना, और चंद्र क्या है? उपमान, फेमस है। ये हमारा साधारण हो गया, और ये हमारा फेमस हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कह दिया बच्चे ने कि भाई चंद्र खिलौना ले हूं। अब यहाँ पर अभेद आरोप है। बच्चे, जो भी बच्चा है ना जो मैया को बोल रहा है, इसके लिए चांद और खिलौने में कोई अंतर नहीं है। इसने खिलौने को ही चांद मान लिया है, यानी ये कह रहा है भाई मुझे तो खिलौना रूपी चांद दे दो, कि ये जो खिलौना है ना ये मेरे लिए चांद है, नहीं ये जो चांद है ना ये मेरे लिए खिलौना ही है। मैंने उल्टा बोल दिया था, उसने चांद को खिलौना मान लिया है ना, दोनों में अंतर नहीं कर पा रहा। यही होता है रूपक अलंकार। यहाँ पे देखिए, अगर नहीं समझ में आता तो आप ये भी कह सकते हैं चांद रूपी खिलौना। यही कह रहे, देखो खिलौना उपमेय है और चंद्र हमारा उपमान है, दोनों को एक ही रूप मानने से यहाँ पर रूपक अलंकार है। अभेद मतलब अंतर नहीं कर दिया, दोनों को एक ही रूप मान लिया है। अब ये तो मैंने समझा दिया। पहचानेंगे कैसे? एग्जाम्पल में एग्जाम में आता है तो इसमें क्या होता है, दो संज्ञा शब्द एक साथ होंगे, याद रखना, दो संज्ञा शब्द एक साथ होते हैं, और अधिकतर दो संज्ञा शब्दों के बीच में ये लगा होता है हाइफन, ठीक है, ये ज्यादातर लगा होता है, कई बार नहीं भी लगा होता। देखिए यहाँ पर जो है, ये वाला उदाहरण लेते हैं, चंद्र खिलौना, यहाँ पर कई बार जो है बीच में ऐसे हाइफन यहाँ पे ऐसे लगा होता है, जैसे ये मैं लिख देती हूँ, ये ऐसे, और कई बार वो नहीं भी लगाते, ठीक है, कई बार नहीं भी लगाते। तो आप ये देख लीजिए, दो संज्ञा शब्द एक साथ आ रहे हैं तो वहां पर भी रूपक अलंकार होता है, और ये आ जाए तो सबसे बढ़िया दोनों के बीच। अब एक और उदाहरण देखें, ये देखिए, चरण कमल, ये देखिए चरण कमल बंदो हरि राय। चरण को, ये चरण को कमल मान लिया है, यानी कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण, चरण इतने कोमल होंगे कि उसने चरण को ही कमल मान लिया है, गुण गुण नहीं दिया क्योंकि इसमें जरूरत नहीं होती। देखो, चरण उपमेय है, कमल उपमान है का आरोप हुआ है, दोनों को एक ही मान लिया है। यहाँ पे हाइफन भी लगा हुआ है, देखिए दो संज्ञा शब्द और दोनों के बीच में हाइफन, और मीनिंग हम देखेंगे तो चरण कमल यानी कमल रूपी चरण, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक और देखते हैं,
आए महंत वसंत, दो संज्ञा शब्द एक साथ आ गए, हाइफन नहीं है लेकिन दो संज्ञा शब्द है, यानी बसंत रूपी महंत। ठीक है, आए महंत बसंत, कि गांव में कोई महंत आया है बसंत का रूप लेकर। ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरह के उदाहरण देखने के लिए मिलेंगे। एक ये भी बहुत जो है फेमस प्रसिद्ध उदाहरण है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये देखिए दो संज्ञा शब्द आ गए, राम रूपी रतन, कि मुझे तो राम रूपी रत्न मिल गया है। चलिए अब आगे चलते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है वो देखते हैं। जहाँ रूप गुण आदि समानता के कारण, कि कोई भी हो सकता है, रूप हो सकता है, गुण हो सकता है, लेकिन समान है, समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए। अब यहाँ पर भी वही है, एक फेमस है और एक कोई साधारण है, लेकिन कल्पना कर रहे हैं, तुलना नहीं कर रहे, कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनेशन हो रही है, वहां होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखिए क्या है, उदाहरण देखिए। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। क्या मतलब है इसका? देखिए ये उत्तरा जो है किसी स्त्री का नाम है, वो कुछ कह रही थी और कहते कहते उसके नेत्र जो है जल से भर गए, यानी उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर तक तो अभी तक ठीक था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब दूसरी लाइन, ये वाली लाइन देखिए, हिम के कणों से, हिम बोलते हैं बर्फ को, ठीक है, बर्फ के कणों से पूर्ण मानो, मानो यानी कि मान लो, संभावना है, इमेजिनेशन है, असली में नहीं है, मान लेने के लिए कह रहा है वो। ठीक है, अब वो कहते हैं हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। पंकज बोलते हैं कमल के फूल को, कि भाई ये जो आपके क्या बोलते हैं इसको, बर्फ है ना, बर्फ के कणों से, यानी जो बर्फ की बूंदे हैं वो पड़ने से ऐसे लग रहा है जैसे कमल के फूल नए हो गए। समझ आ गया? ऐसी मानने के लिए वो कह रहे हैं, तो यहाँ पर मानो आ गया, इसका मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये देखिए यहाँ पर भी आ गया। यहाँ उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों में ओस युक्त जल कण युक्त पंकज उपमान की संभावना की गई है। ठीक है, ये मैंने आपको सरल शब्दों में भी यहाँ पर बता दिया। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। इसकी पहचान ये है कि आपको काव्य की पंक्तियों में मानो, मनहु, जनू, ज्यो, जानो या फिर जैसे, इनमें से कोई ना कोई शब्द जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा, तभी हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यहाँ पर संभावना हो रही है, कल्पना हो रही है। इनके बिना कल्पना नहीं की जाती, इसलिए ये जो है शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। जिन भी पंक्तियों में ये आ जाए वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यो भिक्षुक लेकर स्वर्ण जनक। ज्यो माने जैसे, जैसे कोई जो है भिखारी है वो स्वर्ण जनक सोना लेके जा रहा हो, ये इमेजिनेशन है ना, कि इस भिखारी है वो सोना लेके जा रहा है, ऐसा मान लो जैसे। तो जहां पर भी इस तरह के शब्द होंगे वो होंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। मैं आपको थोड़ा थोड़ा ट्रिक भी बताती जा रही हूँ कि अर्थ नहीं समझ में आते तो हम कैसे करेंगे। अब हमारा चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के गुण, रूप या सौंदर्य का वर्णन सामान्य लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, उस पर विश्वास करना कठिन हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति, देखिए अति का मतलब ही होता है बहुत ज्यादा, है ना, अति का मतलब ये होते हैं बहुत ज्यादा, और शोक्ति माने कोई ऐसी बात बोल दो जो बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बोल दें। अतिशयोक्ति मतलब कुछ भी, जो भी आप बात कर रहे हैं उसको इतना बड़ा चढ़ाकर आप बता दो कि उस पर जो है भरोसा करना ही मुश्किल हो जाए। आप ऐसे कहोगे ना भाई इस दुनिया में तो ऐसा नहीं हो सकता, विश्वास नहीं कर सकते कि ये सच है, वही होता है अतिशयोक्ति अलंकार।
इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, इसको आपने पहचानना ही है। अब उदाहरण देखते हैं। देखिए, हनुमान की पहला उदाहरण मैं बोल रही हूँ। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ पे क्या है, जो लोक सीमा से ज्यादा है, लोक सीमा मतलब लोगों की जो हमारी जो सीमा होती है ना, उससे बड़ा चढ़ाकर क्या बता दिया। देखो, हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, यानी पूंछ में अभी आग नहीं लगी है। हनुमान जी की पूंछ में भी आग नहीं लगी है। लंका सिगरी जल गई, सिगरी माने सारी, लेकिन लंका सारी जल गई। गए निशाचर भाग, निशाचर माने राक्षस भाग गए। ऐसा हुआ था क्या कि हनुमान जी की पूंछ में लगने से पहले ही सारी लंका जल गई और सारे जो है राक्षस डर के भाग गए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक हनुमान जी अपना रूप नहीं दिखाएंगे तब तक कैसे संभव है। पहले उन्होंने पूंछ में आग लगवाई थी, फिर उन्होंने पूरी लंका जलाई थी, क्योंकि जब तक आग ही नहीं होगी तब तक लंका कैसे जल सकती है। ये तो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता दिया भाई। जब आग ही नहीं लगी तो लंका कैसे जल गई, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा दिया। तो यहाँ पर हो गया अतिशयोक्ति अलंकार। अब चलेंगे दूसरे उदाहरण पर। आगे नदियां पड़ी अपार, अपार माने बहुत बड़ी नदियां हैं। ठीक है, अपार मतलब जिसे अपार, जिसके पार ना जा सके, बहुत ज्यादा बड़ी है। ठीक है, एक नदी है, मतलब जहाँ पर जा रहे हैं ना, ये कौन जा रहे हैं, राणा, राणा जी, राणा सांगा। ठीक है, एक नदी के पास पहुंचे, वो बहुत बड़ी है और उसके पार जाना है उन्हें। अब वो क्या सोच रहे हैं, घोड़ा कैसे उतरे पार, कि मैं अपने घोड़े को नदी के इस पार से उस पार कैसे लेके जाऊं। अब राणा जो है इस पार यानी नदी के एक तरफ खड़े खड़े सोच रहे हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ी नदी है, इतनी लंबी नदी है, मैं अपने घोड़े को उस पार कैसे लेके जाऊं, नदी पार कैसे कराऊं। और इस पार खड़े खड़े वो सोच रहे हैं। तब तक चेतक, चेतक है उनके घोड़े का नाम, था उस पार। यानी राणा जी तो अभी तक सोच रहे हैं कि इसको मैं नदी कैसे पार कराऊं, वहां पर कैसे लेके जाऊं, वो सोच ही रहे हैं। और चेतक जो है नदी पार करके दूसरी तरफ पहुंच भी गया। ये तो बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा दिया ना, ऐसा नहीं होता। ऐसा हम विश्वास नहीं कर सकते कि राणा जी के सोचने पर ही जो है चेतक ने नदी पार कर ली और वो फटाफट वहां पहुंच गया। तो ये बड़ा चढ़ाकर बताई हुई बात है, तो इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अब देखते हैं आज का आखिरी अलंकार, मानवीकरण अलंकार। ये क्या है, देखिए, जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो वह मानवीकरण अलंकार होता है। देखिए, मैं यहाँ पे परिभाषाएं आपको किताबों में जो दी होती है भाषा में, भाषा वो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्रश्न ऐसा भी आ जाता है कि आप जो है परिभाषा बताइए या मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ और साथ के साथ जो है आपको सरल शब्दों में भी बता रही हूँ। अब यहाँ पर क्या बात है, देखिए, बात यहाँ पर है जड़ प्रकृति। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी दो चीजें हैं। एक तो होगी कोई भी प्रकृति का कोई भी तत्व, कुछ भी मान लो, नदी, पानी, हवा, पर्वत, जो भी आपको हमारे नेचर में जो आते हैं, पेड़ वेड़, सब आप मान सकते हो। ठीक है, ये तो हो गई प्रकृति। इनको हम जो है कैसे दिखाएंगे, इनको हम किसी ह्यूमन बीइंग की तरह दिखाएंगे। ठीक है, ये जो प्रकृति के तत्व है ये इंसान की तरह कुछ करते हुए नजर आएंगे इस अलंकार में, आपने ये याद रखना है। जैसे हम रो रहे हैं तो इनको हमारी तरह रोते हुए दिखाया जाएगा, हमारी जो भावनाएं हैं वो इनके इन पर दिखाई जाएंगी। देखो, पेड़ जो है बोल नहीं सकता, हम सब जानते हैं, लेकिन हमने कह दिया कि पेड़ बोल रहा है। बोल तो हम सकते हैं, अब हमने ये दिखा दिया पेड़ बोल रहा है, तो वो मानवीकरण अलंकार हो गया, क्योंकि हमने मानव का जो व्यवहार है वो पेड़ पर दिखा दिया, जबकि पेड़ ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं उदाहरण। दिव सावसन का समय, ये है शाम का समय। ठीक है, मेघमय आसमान से, मेघमय मतलब बादलों से भरे हुए आसमान से उतर रही है वह संध्या, संध्या मतलब शाम। ठीक है, संध्या किसी लड़की का भी नाम होता है, आप ये, लेकिन यहाँ पे लड़की नहीं है, संध्या समय है, शाम का समय। संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे,
अब देखो क्या है, मतलब दिवसावसन का समय, दिन ढलने का समय आ गया, आसमान में बादल छाए हुए हैं और ऐसे समय कौन उतर रहा है? संध्या है, शाम, यानी सूरज ढल रहा है। कैसे लग रहा है? एक सुंदर परी सी, जैसे जो है एक सुंदर परी जो है वो धीरे धीरे नीचे आ रही है। परी तो एक जो है इंसानों की तरह होती है ना, वो धीरे धीरे नीचे आ रही है। तो यानी कि शाम के समय को एक परी की तरह बता दिया है। शाम के समय में, ये शाम का जो समय है ये प्रकृति का एक टाइम है, ठीक है। इसको हमने एक परी की तरह बता दिया, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। और यहाँ पर देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात और है, यहाँ पे एक दूसरा भी अलंकार है, संध्या, सुंदरी, परी सी, यानी परी के समान, सी आ गया, तुलना हो गई, उपमा अलंकार। एक ही काव्य पंक्ति में दो या दो से ज्यादा अलंकार भी हो सकते हैं। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकता है, देखने वाले की नजर चाहिए, ठीक है। अब देखिए, प्रकृति को इंसान की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया जाता है, यही इसकी पहचान है कि हम इंसानों की तरह व्यवहार करते हुए दिखाएंगे। अब जो है एक और उदाहरण देख लेते हैं। ये वाला देखो मैं, ये देखिए, श्रद्धा नत तरुओं, तरु बोलते हैं पेड़ को, कि अंजलि से झरे पात। अंजलि क्या होता है? अंजलि हमारी हथेली होती है ना, उसको बोलते हैं। कि पेड़ के पत्ते गिर रहे हैं लेकिन वो ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी के हाथ से गिर रहे हो। पेड़ है, ये रहा, ये पत्ते ऐसे गिर रहे हैं, ऐसे लग रहा है किसी के, जैसे अंजलि होता है ना, हम अपनी हथेली में पानी भर के नीचे गिराते हैं, वैसा लग रहा है। तो इसमें मानव इंसान की क्रिया को पेड़ पर डाल दिया है, इसलिए यहाँ पर है आपका मानवीकरण अलंकार। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। और ये मैं एक एक अलंकार जो है फिर से जो है, अभी तो मैंने यहाँ पे सारे अलंकार आपको बता दिए हैं, बेसिक बता दिया, कैसे आप पहचानेंगे, क्या करेंगे। एक एक अलंकार के मैं और भी जो है उदाहरण लेकर आऊंगी, ठीक है। आने वाली कक्षाओं में एक अलंकार का एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें थोड़ा डिटेल में और ज्यादा अलंकारों के उदाहरण में ले आऊंगी। जैसे एक ही अलंकार के 10 उदाहरण हो गए, 6-7 उदाहरण हो गए, वो मैं लेकर आऊंगी। और मुझे उम्मीद है कि इन्हीं में से आपको जो है अपने पेपर में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। यदि आपको जो है मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है और आपको लगता है कि आपका जो पेपर होगा, बोर्ड का जो पेपर होगा, बोर्ड की परीक्षा में आपको इससे सहायता मिल सकती है, और जो मैं समझा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, आपको टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं, तो आप प्लीज जो है कृपा करके जल्दी से जीजे हिंदी टॉपर्स को जो है लाइक कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको इनमें क्या कमी नज़र आ रही है, ताकि मैं उन पर काम कर सकूं। देखिए, आप जो है जितना सब्सक्राइब करेंगे और जितना वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे प्रेरणा मिलेगी अच्छा काम करने की। अभी बीच में मैंने काफ़ी दिनों तक वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोई देख तो रहा नहीं है, तो मैं क्यों मेहनत करूं। आप जब जो है, आप जितना लाइक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, उसी से प्रेरणा मिलेगी कि चलो किसी को समझ में आ रहा है तो मैं भी काम करूं। तो ये मैं आपसे कहूंगी, अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो मत कीजिए, फिर क्या जरूरत है। जब देखना ही नहीं है चैनल तो फिर मत कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मैडम अच्छा पढ़ा रही हैं और यहाँ पर जो है आपको हेल्प मिलेगी, तो ही आप कीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।